बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम के 7th लेक्चर में आपको वेलकम कहता हूँ। इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिज़ाइन प्रोसेस पे बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस डिज़ाइन करते हुए हमें एटलीस्ट 3 एस्पेक्ट्स 3 डायमेंशन में सोचना होगा। वो कौन सी डायमेंशन हैं? उसमें फर्स्ट शेयरिंग डायमेंशन है, मतलब कि डेटा शेयर किस अंदाज से हो रहा है, किस हद तक हो रहा है। क्या सिर्फ डेटा शेयर हो रहा है या डेटा के साथ प्रोग्राम्स भी शेयर हो रहे हैं अक्रॉस नेटवर्क, या कुछ शेयरिंग हो ही नहीं रही। 3 एक्सट्रीम्स पे हम ज़रा सोचेंगे। और दूसरी चीज़ थी एक्सेस पैटर्न, कि एक्सेस पैटर्न क्या होगा। क्या डेटा जस्ट रीड ओनली होगा, कुछ उसमें चेंजेस नहीं आ रही होंगी, या हाईली डायनामिक एनवायरनमेंट होगी जिसके लिए हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम डिज़ाइन करने जा रहे हैं, या पार्शली डायनामिक होगी कि थोड़ी बहुत तब्दीलियां आएंगी, बहुत ज़्यादा तब्दीलियां नहीं आएंगी, सारे डेटा के हर आइटम पे तब्दीली नहीं आएगी, बल्कि कुछ 1000 रोज़ हैं तो चलो उसमें से कुछ 300-400 रोज़ पे अक्सर तब्दीलियां आएंगी, इससे ज़्यादा तब्दीलियां नहीं आएंगी। तो तीसरी लॉजिक जो थी, या तीसरी डायमेंशन जो थी, दैट वाज लेवल ऑफ नॉलेज, कि हमारे पास नॉलेज कितना है जिस सिस्टम को, जिस एनवायरनमेंट को हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं, इन फ्यूचर उसकी डिफरेंट साइट से, डिफरेंट लोकेशन से किस तरह की क्यूरीज जनरेट हो सकती हैं। क्या वो जस्ट रीड ओनली होंगी, क्या वो अपडेट ऑपरेशन से मुतल्लिका होंगी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एक साइट से जो एक साइट के पास जो रिक्वेस्ट आ रही हैं वो कौन कौन सी साइट से आ रही हैं। जैसे मुल्तान की अगर वेबसाइट एक साइट है तो उसके पास जो रिक्वेस्ट आ रही हैं वो लाहौर से आ रही हैं, कराची से आ रही हैं, इस्लामाबाद से ज़्यादा आ रही हैं, हैदराबाद से ज़्यादा आ रही हैं, बहावलपुर से ज़्यादा आ रही हैं, पाकपतन से ज़्यादा आ रही हैं। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये हमें सपोर्ट करेगी कि हमने अपने सिस्टम को डिज़ाइन कैसे करना है, कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है। सिंपल सी बात कि सपोज एक पीस ऑफ आइटम है, एक रिलेशन है, एक टेबल है जिसके ऊपर 1000 क्यूरीज आ रही हैं साहिवाल से, और उसके ऊपर 800 क्यूरीज जनरेट हो रही हैं पाकपतन से। अब साहिवाल और पाकपतन करीब करीब हैं, जबकि कंपैरेटिवली इस्लामाबाद जो है बहुत दूर है। अब इस्लामाबाद से रिक्वेस्ट आ रही हैं सिर्फ 50। तो अब अगर इस कॉन्ट्रास्ट में देखें तो आप यकीनन उस पीस ऑफ आइटम को साहिवाल रखें तो आपके लिए फ़ायदा है, बजाय इसके कि उसको आप पिंडी या झेलम की साइट पे रखते हैं तो फिर ज़्यादातर चूंकि रिक्वेस्ट जो है वो साहिवाल और पाकपतन से जानी है तो अक्रॉस नेटवर्क ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए आपको डिज़ाइन करते हुए ये बात सोचनी पड़ेगी कि उसकी जो एक्सेस है वो कहाँ से और कैसे, किस तरह हो रही है, किस हद तक हो रही है। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये हमें सपोर्ट करती है कि हमने डेटा को एलोकेट कैसे करना है, हमने प्रोग्राम्स कहाँ प्लेस करने हैं। इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के डिज़ाइन में हमें सपोर्ट मिलती है। अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का जो डिज़ाइन है ये कितनी अप्रोचेस के साथ होता है, इसको हम इस लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे। 2 अप्रोचेस हैं जी इसके लिए, टॉप डाउन और बॉटम अप। तो पहली अप्रोच टॉप डाउन जो है उसको हम आज इंशाल्लाह देखेंगे। टॉप डाउन अप्रोच क्या है? बिल्कुल ऐसे ही जो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग में हम टॉप डाउन अप्रोच पढ़ते हैं वही चीज़ें, टॉप से डाउन। अब इसको मैं अक्सर यूँ समझाया करता हूँ कि अगर आप एक हाइट पे हैं, जस्ट लाइक आप हेलीकॉप्टर में बैठे हैं, आप अगर उस ऊंचाई से नीचे देखेंगे तो आपको ज़मीन का वो टुकड़ा, उसकी डिटेल नज़र नहीं आ रही होगी, उसको बहुत सारी चीज़ें जो है मिक्स होके आपको एक पूरी बस्ती जो है एक छोटे से ब्लॉक की मानंद नज़र आ रही होगी। जैसे जैसे आपकी हाइट डाउन होगी तो उस बस्ती की फर्दर डिटेल्स आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी, घर अलग नज़र आना शुरू हो जाएंगे, स्ट्रीट्स अलग नज़र आने शुरू हो जाएंगे, फिर और नीचे आएंगे तो डिटेल्स और वाज़ेह होती जाएंगी, मतलब और बारीकी से आप देखने के काबिल होंगे। ये जो टॉप डाउन प्रोसेस है ये असल में उसी मशाबियत की बुनियाद पे ही नाम दिया गया है
इसमें क्या किया जाता है कि बड़े सिस्टम को स्टडी करके एनालाइज किया जाता है, तोड़ा जाता है छोटे छोटे पीसेस में। यानी जैसे हम एक बड़ी डेटाबेस को, बड़े सिस्टम को एनालाइज करते हैं और उसके लिए छोटी छोटी एंटिटीज या छोटे छोटे टेबल्स डिजाइन करते हैं, दिस इज टॉप डाउन प्रोसेस। तो इसको हम यूं देख लेते हैं, द एक्टिविटी बिगिंस विद अ रिक्वायरमेंट एनालिसिस। यानी ये एक्टिविटी जो है डिजाइन की, पहले इसका स्टार्ट होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस से। मतलब कि रिक्वायरमेंट्स देखी जाती हैं, सिस्टम को स्टडी किया जाता है, एनालाइज किया जाता है रिक्वायरमेंट्स को कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। उसके बाद दैट डिफाइंस द एनवायरनमेंट ऑफ द सिस्टम, यानी उस सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स, एंड एलिसिट्स both the data and processing needs of all potential database users। अब उसको स्टडी करने के बाद जितने भी उस डेटाबेस के यूजर्स हैं, उन सभी की दो तरह की नीड्स हम देखते हैं, डेटा और प्रोसेसिंग नीड्स। डेटा की नीड्स क्या हैं और प्रोसेसिंग की नीड्स क्या हैं। जैसे मैंने लास्ट डायग्राम में आपको बताया कि अब अगर उनकी ओनली डेटा की रिक्वायरमेंट्स हैं तो फिर हमें उस हिसाब से सोचना पड़ेगा, और डेटा और प्रोग्राम्स दोनों की अगर रिक्वायरमेंट है तो फिर उस हिसाब से थोड़ा सा डिजाइन में तब्दीली आएगी। यानी जो हमने शेयरिंग की एक डायमेंशन देखी थी, उसमें पहली यही कंडीशन बनती थी कि नो शेयरिंग। अब अगर वो यूजर कुछ शेयर ही नहीं कर रहे तो जाहिर है फिर हमें उनकी वेबसाइट्स पे, उनकी साइट्स पे डेटा रखने की ज़रूरत है, हमें उसको रेप्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी और साइट पे भी उसको रखें। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि साहिवाल में 1000 क्वेरीज जनरेट होती हैं उस आइटम पे, और पाकपतन से भी उसको एक्सेस किया जा रहा है, ये हमें इंफॉर्मेशन बता रही है, हिस्ट्री बता रही है कि 800 वहां से आ रही हैं। तो अब पहली एक सिंपल सी जो अप्रोच है वो ये कि सिर्फ साहिवाल में रखी है। लेकिन अगर यहाँ पे वो आइटम रखी हुई है, उस पे जस्ट रीड ओनली ऑपरेशन है देन ओके, बट अगर अपडेट ऑपरेशन हैं तो फिर इट मीन्स कि पाकपतन से अपडेट ऑपरेशन जब भी होगा तो वहां से रिक्वेस्ट चलेगी और साहिवाल आके अपडेट होगा वो डेटा। इट मीन्स कि कम्युनिकेशन जो है वो नेटवर्क की वो बढ़ेगी, और अगर किसी वजह से नहीं अपडेट होती तो फिर बाकी जो भी उसको एक्सेस करेगा उसे डेटा इनकरेक्ट फॉर्म में यानी इनकंसिस्टेंट स्टेट में मिलेगा। तो ऐसी सूरत में फिर बेहतर ये नहीं होगा कि हम उसकी एक कॉपी साइवर रख दें, एक कॉपी पाकपतन रख दें। अब जैसे ही पाकपतन के अंदर तब्दीलियां आए तो पाकपतन की लोकल चेंजेस वहीं पे अपडेट हो जाएं। हाँ, इसमें भी फर्दर इश्यूज हैं वो हम इंशाल्लाह आगे देखने वाले हैं। तो ये सारी वो रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमें रिक्वायरमेंट एनालिसिस के दौरान पता चलता है कि यूजर एक्चुअली चाहता क्या है, यूजर का जो बिहेवियर है वो क्या है, वो डेटा को ही एक्सेस करेगा या उसकी प्रोसेसिंग नीड्स भी हैं। तो ये टॉप डाउन प्रोसेस का पहला एक स्टार्टिंग पॉइंट है। और उसके बाद फर्दर क्या होगा, फर्दर ये होगा कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बाद हम सिस्टम के रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए ऑब्जेक्टिव्स तय करेंगे कि ये ऑब्जेक्टिव्स हैं सिस्टम के, पर्पसेस क्या हैं, कि कौन सा यूजर जो है क्या चाहता है। फिर उससे हम यूजर के हिसाब से, हर यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन करेंगे कि यूजर जो है वो डेटाबेस पूरी नहीं देखना चाहता, पूरा टेबल नहीं देखना चाहता, बल्कि सिर्फ उसका इतना सारा व्यू देखना चाहता है। अब इससे मुराद क्या है व्यू, देखें एक टेबल में एम्प्लॉयज का सपोज टेबल है, उसमें आईडी भी है, नेम भी है, फोन भी है, एड्रेस भी है, ब्लड ग्रुप भी है, उसमें उसकी जॉब की जो डिस्क्रिप्शन है वो भी है। लेकिन साइट्स के डिफरेंट यूजर्स को या डिफरेंट साइट्स पे जो मौजूद यूजर्स हैं, किसी एक साइट पे सिर्फ एक यूजर को इतना चाहिए कि उसका नाम क्या है और उसका फोन नंबर क्या है। अब देखिए उसमें सिर्फ दो कॉलम उसे चाहिए, नेम और फोन नंबर। चलिए आईडी भी साथ मिला लें, आईडी, नेम और फोन नंबर, तीन चीजें चाहिए, पूरा टेबल नहीं चाहिए। तो ये उस यूजर के लिए व्यू कहलाएगा, जो हम आम तौर पे अगर डेटाबेस में आपने काम किया है तो जो क्यूरी लगाते हैं, तो क्यूरी हम यही कहते हैं सिलेक्ट आईडी नेम फोन। ये जो एक
आगे डेटा जनरेट होगा, दैट विल बी कॉल्ड व्यू। तो हम व्यू को डिजाइन करेंगे कि यूजर की सोच क्या है, यूजर की डिमांड क्या है, उस हिसाब से हम व्यूज डिजाइन करेंगे। ऑन यूजर इनपुट, यानी वो जो पिछली बात की कि इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे हम पहले देखेंगे कि यूजर की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उन रिक्वायरमेंट्स को देखते हम व्यू डिजाइन करेंगे। जब व्यू डिजाइन हो जाएगा तो फिर सारे व्यूज मिलके एक एक्सटर्नल स्कीमा बनाएंगे। एक्सटर्नल स्कीमा, ये आपने सिंपल डेटाबेसेस में भी ये टर्म पढ़ी है, यानी वो सारा व्यूज का जो एक ओवरऑल एक स्कीमा बनेगा, दैट विल बी कॉल्ड एक्सटर्नल स्कीमा। अब इन व्यूज को देखते हुए हम इंटीग्रेट करेंगे कि कंसेप्चुअल स्कीमा क्या होगा। कंसेप्चुअल स्कीमा यानी अगर आप यूं समझ सकते हैं कि तीन व्यूज हैं, तीन व्यूज में यूजर आईडी, फोन और नेम, और एक में आईडी, फोन, एड्रेस, और तीसरे में आईडी, नेम और ब्लड ग्रुप है। ये एक साइड पे तीनों चाहिए। इट मीन्स कि अब हमें उस जो साइट पे जो चीज चाहिए वो आईडी भी चाहिए, नेम भी चाहिए, फोन भी चाहिए, ब्लड ग्रुप भी चाहिए। इस हिसाब से हम एक कॉन्सेप्चुअल डिजाइन करेंगे क्योंकि इस साइट पे ये इंफॉर्मेशन जो है वो चाहिए। उसके बाद सारे यानी व्यूज को हमने एक तरह से इंटीग्रेट किया है। फिर सारे कंसेप्चुअल स्कीमा को देखते हुए हम एक ग्लोबल कंसेप्चुअल स्कीमा जो है वो डेवलप करेंगे, और एक्सेस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कि एक्सेस किस तरह से होगी, यानी किस साइट से किस हद तक डेटा एक्सेस किया जाना है, और फिर वो स्टैटिक है, पार्शियली डायनामिक है या हाईली डायनामिक है। इन सारी कंडीशंस को, इस सारी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए और यूजर की जो इनपुट है, यूजर की क्यूरीज किस किस्म की होंगी, उस इंफॉर्मेशन को पेश नजर रखते हुए हम एक डिस्ट्रीब्यूशन डिजाइन करेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूशन डिजाइन में क्या होगा कि कौन सी साइट पे किस चीज की फाइनली जरूरत है। सो एक डिस्ट्रीब्यूशन डिजाइन बन जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन डिजाइन के बाद तय हो जाएगा किस साइट पे क्या क्या चाहिए। जब ये तय हो जाएगा तो फिर हम हर साइट की जो लोकल कंसेप्चुअल स्कीमा है वो बनाने के काबिल हो जाएंगे। सो हर साइट की अपना अपना उसका जो है लोकल कंसेप्चुअल स्कीमा बनेगा, यानी उसके ऊपर टेबल्स किस तरह के होंगे और उनके फील्ड्स क्या होंगे, उनकी डेटा टाइप्स क्या होंगी, उनका साइज क्या होगा, ये सारा हम लोकली कंसेप्चुअल स्कीमा बनाते हुए ये सारा डिजाइन करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट फेज आता है हमारी डेटाबेस डिजाइन में, दैट इज फिजिकल डिजाइन। उस लोकल कंसेप्चुअल स्कीमा को हम कन्वर्ट करेंगे फिजिकली, और फिजिकल डिजाइन के बाद फिजिकल स्कीमा बनेगा, और फिर वो सिस्टम जो है बकायदा उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी और वर्क करना शुरू कर देगा। सो इस तरह से ये जो डेटाबेस का डिजाइन जो है वो इन फेजेस से गुजर के मुकम्मल होगा। अब इसमें जो मेन चीजें हैं वो व्यूज का डिजाइन है, ये जो बात की हमने व्यूज का डिजाइन, और उसके बाद कंसेप्चुअल जो डिजाइन है वो शामिल होगा, और फिर उसके बाद एंटिटी एनालिसिस होगा, यानी कौन कौन सी एंटिटीज, कौन कौन से टेबल्स जो हैं जिनको हमने मेनली आइडेंटिफाई करना है। फिर फर्दर आगे ये भी बात आ जाती है फंक्शनल एनालिसिस की कि फंक्शन कौन कौन से परफॉर्म होंगे, किस किस्म के ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म होंगे किस साइट पे। ये सारी बातें डिजाइन करते हुए हम देखेंगे। लेकिन ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, ये हमेशा जो भी डेटाबेस डिजाइन करने जा रहा है उसको ये चीज ध्यान में रखनी पड़ती है कि उनको जो हमारा डिजाइन है वो ऐसा हो जो कि परफॉर्मेंस बेहतरीन दे। ये ना हो कि इस तरह से डिफरेंट साइट्स पे डेटा रख दिया जाए कि वो एक साइट से दूसरी साइट तक बार बार फ्रीक्वेंटली डेटा जा रहा है, बार बार फ्रीक्वेंटली अपडेट्स हो रही हैं, और वो अपडेट्स भी इनकंसिस्टेंट अगर हैं तो फिर जाहिर है उसकी परफॉर्मेंस जो है बहुत बुरी होगी। तो हम अपने डिज़ाइन को हमेशा ऐसा बनाएंगे जिसकी परफॉर्मेंस जो है वो मैक्सिमम हो, परफॉर्मेंस को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। फिर परफॉर्मेंस ही एक फैक्टर नहीं है बल्कि इसके साथ रिलायबिलिटी भी देखनी पड़ती है।
रिलायबिलिटी कि हमारा सिस्टम जो है रिलायबल कितना है। इसको मैं एक सिंपल सी एग्जांपल के साथ यूं कह सकता हूं कि आप क्यूरी करें, आपको पता हो कि जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज करेक्ट, वो कोई पुराना नहीं उठा के उसने दे दिया, वो कोई इनकंसिस्टेंट नहीं है, बल्कि आपको मुकम्मल इत्मीनान है कि जो डेटा आ रहा है दैट इज अप टू डेट डेटा। दिस इज रिलायबिलिटी। आपको ये फैक्टर भी देखना पड़ता है कि आपका सिस्टम रिलायबल हो। अवेलेबिलिटी 24 आवर आपका नेटवर्क अवेलेबल हो, ये ना हो कि किसी खास टाइम पे कोई रश बढ़ जाए कम्युनिकेशन नेटवर्क का, और जब यूज़र एक्सेस करे तो वो नेटवर्क अवेलेबल ही ना हो, वो साइट अवेलेबल ही ना हो। अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर इट मीन्स आपके डिज़ाइन में कमी है। आपको डिज़ाइन करते हुए पहले ये सोचना पड़ेगा कि इस टाइम पे अगर इस साइट पे ज़्यादा क्यूरीज आती हैं, ये ओवरलोडेड होती है, तो फिर उसको मैनेज करना पड़ेगा। समहाउ आपको नेटवर्क ट्रैफिक जो राउट करनी पड़ेगी किसी और रास्ते से, ताकि जो ओवरलोडेड रास्ता है उससे बच सकें। सो अवेलेबिलिटी जो है दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, इसको भी हमें इंश्योर करना पड़ेगा। फिर इकोनॉमी, बजट जो है ये भी देखना पड़ेगा कि क्या उस सिस्टम को बनाते हुए आप बजट ही तो नहीं लिमिट से क्रॉस करके कि बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर आपने इन्वॉल्व कर दिया, बहुत कॉस्टली उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर आपने डाल दिया। तो इकोनॉमी भी देखनी पड़ती है उस ऑर्गेनाइजेशन की जिसके लिए आप डिज़ाइन कर रहे हैं। विद इन बजट अगर आप एक अच्छा सिस्टम देते हैं देन यू आर अ गुड डिज़ाइनर। और उसके बाद है एक्सपेंडेबिलिटी, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी। आपका वो सिस्टम सबसे अच्छा होता है, बेहतरीन होता है जो फ्लेक्सिबल हो, मतलब वक्त के साथ अगर ज़रूरत पड़े इन फ्यूचर तो उसको आप तब्दील कर सकें। ये ना हो कि एक बना दिया बस हार्ड एंड फास्ट है, अब उसको आप दोबारा चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर चेंज करेंगे तो कोई ऐसी चेंज जिसको आप सारे सिस्टम को नए सिरे से तब्दील करना पड़े, नहीं ऐसा नहीं है। बल्कि उसको अगर आपको एक्सपेंड करना पड़ता है। मगर अगर सपोज यूं समझ लें कि आपने एक सिस्टम डिज़ाइन किया जो ऑलरेडी जो इन द अर्ली स्टेजेस स्टार्ट में जस्ट उसकी 20 साइट्स थी। अब अगर एक और साइट उसमें ऐड होना चाह रही है, 21st उसकी एक नई ब्रांच ओपन होगी उस कंपनी की, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस रन कर रही है, तो आपके सिस्टम में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो 21st साइट जो है वो भी उसमें आसानी के साथ मिल के अपना काम शुरू कर दे। तो अगर इस तरह से आपने सोच के डिज़ाइन बनाया है देन दिस इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। तो यकीनन अच्छा डिज़ाइन वही होगा जो एक अच्छी परफॉर्मेंस देगा, हमेशा रिलायबल होगा, 24 आवर अवेलेबल होगा, और विद इन बजट होगा, और फ्लेक्सिबल होगा, जब चाहें उसमें तब्दीली कर सकें। तो ये टॉप डाउन डिज़ाइन जो है वो हमने इस प्रोसेस को देखा कि कितने स्टेप से होके गुजरता है, और इसकी फाइनली हमें क्या चीज़ें इंश्योर करना होती है। 5 चीज़ें इंश्योर करना होती हैं जो कि हमने देखा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।